हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग 24 फरवरी को होने वाला मैट्रिक का सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत या बनकर उभरा जिसमें यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन किया। तो जो हुआ था, यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था, जिसके कारण जो है यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जो है परिवर्तन हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जो हुआ था वह जोर से याद रखिएगा, 1800 जुलाई 1830 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें, अगला है 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। 1804 को हम लोग नागरिक संहिता को हम लोग जो है नेपोलियन की संहिता नाम से जानते हैं। आप लोग जानते होंगे। उसमें फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया गया था। तो इसके लिए सुधार के लिए कदम जो उठाया गया था, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया था, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया था और प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया था, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन की बात करें, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों को मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के लिए किस राज्य में स्थित है। तो खेड़ा जो है गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें, अगला है साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो साइमन कमीशन जो भारत इसलिए आया था जिसमें संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को अध्ययन करने क्या करने संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को अध्ययन करने आया था साइमन कमीशन भारत। अगला है 1840 के दशक में मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह से चले गए। तो आलू जो है वह भूखमरी के कारण बना था आयरलैंड में। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां, आप लोग जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध में 2 शक्तियां थी, एक धुरी शक्तियां और एक मित्र राष्ट्रीय। धुरी शक्तियां में नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली था। और दूसरा खेमा में मित्र राष्ट्र में कौन कौन था उसका नाम बताने के लिए बोला था। तो मित्र राष्ट्र में आप लोग जरूर से याद रखिएगा, मित्र राष्ट्र में आपला का ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका था। मित्र राष्ट्र में कौन सा था, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस और अमेरिका था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर के बढ़ते हैं। 1929 में आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई। तो किसकी, उत्पादन में भी गिरावट आया था, मंदी में और रोजगार में भी और आय और व्यापार में भी। 1929 में जो है वह मंदी आया था। तो सब्जेक्ट में भी पूछ सकता है, तो जरूर से मंदी पढ़ के जाइएगा। तो इनमें से जो है वह सब जो है वह गिरावट आया था, उत्पादन में भी, रोजगार और आय में भी। अगला है, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। तो बुनकरों को जो है कपास का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हो गई थी। कच्चे कपास में क्या हो गया, निर्यात में वृद्धि हो गया था। अगला है, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन था। तो 19वीं सदी में जो था वह कपास और धातु जो था वह सबसे अधिक सर्वाधिक उद्योग था हुआ करता था। मुद्रण तकनीक के सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो मुद्रण तकनीक जो है वह चीन में सबसे पहले विकसित हुई थी। कहाँ विकसित हुई थी, तो चीन में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपने पुस्तक गुलामगिरी की जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था। तो ज्योतिबा फुले थे। अगला है, समाप्य के आधार पर संसाधनों के 2 भागों में बांटा जाता है। उनका जो नाम है, समाप्य के आधार पर नवीकरण और अवनवीनीकरण, नवीनीकरण और अवनवीनीकरण संसाधन जो है वह 2 भागों में बांटा गया है। अगला है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण में किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति का संकट पैदा हो गया। तो अंधाधुंध शोषण से जो है वह भूमंडलीय तापन, यानी कि भू तापमान में वृद्धि होना, ओजोन परत क्षय होना और पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से जो है वह अंधाधुंध शोषण, पर संसाधन का अंधाधुंध शोषण के कारण वह समस्या पैदा हो गई है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 15 नंबर, वन्य और वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना आवश्यक है। क्योंकि इससे क्या होता है, पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है और
जीवन संसाधन जल वायु मृदा बनी रहती है और बेहतर जनन के लिए वनस्पति पशुओं में जीनी विविधता में संरक्षण रहती है। तो इन सब के लिए जो है वन्य और जीवन संरक्षण आवश्यक होता है। अगला है वन और वन प्रणाली के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो रक्षित वन आपका आंसर हो जाएगा, मूल्यवान वन होता है। अगला है प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उद्योग के लिए खतरनाक बनते जा रहा है। तो घरेलू उद्योग के अवशिष्ट मिलने से और रसायनों के अधिक प्रयोग करने से और कीटनाशक और कृषि में प्रभावित प्रयोग से हम लोग जो है वह प्रचुर मात्रा में जल के कारण भी प्रदूषित और खतरनाक होते जा रहा है। पानी की जल की बात करें, अगला मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती हैं वह किस प्रकार के अंतर्गत है। तो मानसून में जो हम लोग खरीफ फसल का बोते हैं। अगला क्वेश्चन है पवन और सौर ऊर्जा के संसाधन का आयात भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन की बात करें जल उर्वरकों से के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। तो जलाक्रांति, लवणता और पोषक तत्वों की कमी, यानी कि इनमें से सभी जो है वो जल उर्वरक के अत्यधिक अविवेकपूर्ण प्रयोग से समस्या पैदा होती है। अगला क्वेश्चन की बात करें औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण पाया जाता है। तो औद्योगिक विकास के जो है रीढ़ हम लोग मानते हैं लो एस्क खनिज को महत्वपूर्ण मानते हैं औद्योगिक विकास के लिए। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो आणविक ऊर्जा के लिए हम लोग यूरेनियम और थोरियम का उपयोग करते हैं। वायु प्रदूषण में निम्न में किस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ता है। तो देखिए मानव स्वास्थ्य पर भी, पशुओं पर भी, पौधों पर भी वायु प्रदूषण प्रभाव पड़ता है, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें, अगला है 24 नंबर। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। तो फ्रेंच। बेल्जियम में जो है फ्रेंच भाषा के लोग थे, अल्पसंख्यक थे और ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हुआ करते थे। अगला 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया, उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया। तो सिंगली एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था, सरकारी नौकरी में सिंगलियों को प्राथमिकता दी गई था और बौद्ध मतों को संरक्षण बढ़ावा दिया गया था, यानी कि इनमें सभी, यानी कि सोशल साइंस में इनमें से सभी वाला ज़्यादातर सही होता है। अगला है निम्न में कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का अंकुश रखता है। तो न्यायपालिका जो है वह कार्यपालिका और पालिका जो है विधायक के द्वारा बनाए कानून पर अंकुश लगा सकता है। अगर आप पोखरण, जहाँ भारत 1998 में अपने परमाणु परीक्षण हुआ, भारत के किस राज्य में है। तो पोखरण जो है वह राजस्थान में है। अगला है सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है तो जन्म पर। सामाजिक विभाजन जो है अधिकांश आधारित होता है जन्म पर। अगला है सांप्रदायिक राजनीति सोच पर आधारित होती है, किस धर्म ही राजनीतिक समुदाय का निर्माण करता है, इस मान्यता अनुकूलन सूचना कहलाता है। तो सांप्रदायिकता ही आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो केरल में है जो, और शिशु मृत्यु दर कम है और साक्षरता दर भी केरल में सबसे अधिक है, और कम जो है वह बिहार में साक्षरता दर। अगला निम्न किस औसत आय भी कहा जाता है। किसे औसत आय। तो प्रति व्यक्ति आय को हम लोग औसत आय भी कहते हैं। अगला सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की किस प्रकार विभाजित हो जाती है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो है वो उद्योग के स्वामित्व के आधार पर हम लोग विभाजित करते हैं। अगला है कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक के क्षेत्रों के रूप में माना जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वह सबसे बड़े रोजगार उत्पादक के रूप में जाना जाता है। निम्न में कौन सा मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने वाले आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देते। तो मुद्रा जो है दोहरे संयोग या विनिमय की समस्या को, वस्तु विनिमय की समस्या को दूर करता है मुद्रा। अगला क्वेश्चन की बात करें, सामान्यतः बहुराष्ट्र कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करते हैं जहां जो है बाजार नज़दीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, कम लागत पर यानी कि कम पैसा पर काम करने वाले लोग उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, अन्य कारक मतलब कच्चा माल उपलब्ध हो। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा।
अगला है, विभिन्न देशों में बाजार को जोड़ने वाले एकीकरण निम्न में से कौन सा सहायक होता है? तो विदेशी व्यापार जो है विभिन्न देशों को बाजार को जोड़ने का एकीकरण का सहायक होता है। अगला है, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से होता है? तो अत्यधिक खाद्य की कमी पर, खाद्यान्न की जमाखोरी पर, खाद्य और पदार्थों और खाद्य तेलों की मिलावट पर, यानी कि इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता आंदोलन का उदय है इन सब। अगला है, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया जाता है? तो जो वो बनाया जाता है वो शक्तिशाली और प्रभावी बनाया जाता है। अगला 1900 अन्य जाति समूह के भेदभाव उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। लोकतंत्र व्यवस्था में हित समूह का दबाव समूह के मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? तो सरकार को सजग बनाए रखना और आंदोलन को सफल बनाना और राजनीतिक दलों को प्रभाव डालना, इनमें से सभी जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित पर दबाव समूह के मुख्य उपयोगिताओं का हित समूह का दबाव समूह का मुख्य उपयोगिता होता है। सरकार को सजग बनाए रखना और राष्ट्र आंदोलन को सफल बनाना और राजनीतिक दलों को प्रभाव डालना जो है दवा समूह का मुख्य उपयोगिताएं हैं। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। होप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जोर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला क्वेश्चन की बात करें, देखिए, वह राज्य जहाँ राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं हम लोग राष्ट्र राज्य। क्या कहते हैं? राष्ट्र राज्य कहते हैं कि वह राज्य जहाँ राजनीतिक संस्था सांस्कृतिक संस्था से मिलकर बनी होती है उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। रक्त और लोक की नीति का अवलोकन किसने किया? तो बिस्मार्क ने जो है रक्त और लोक नीति का अवलोकन किया था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी ने लिखा था। अगला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 को हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1932। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930। अगला है, वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो वृहद उत्पादन व्यवस्था जो है अमेरिका में आरंभ किया गया था। अगला है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाला मार्ग को क्या मार्ग कहते हैं? तो सिल्क मार्ग कहते हैं, सिल्क रूट। अगला, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो बंगाल में स्थापित की गई थी। जूट मिल बोला है तो बंगाल में स्थापित किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो लौह इस्पात उद्योग जो है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस जो है वह लाया गया था। अगला है, जापान के सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम है? तो डायमंड सूत्र जो है वह जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम था। अगला है, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बेल्जियम में जो है जर्मन, डच और फ्रेंच जो है वह भाषा बोला जाता था। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला है, संघात्मक सरकार किस देश में है? तो संघात्मक सरकार जो है वो भारत में है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश है ईसाई बहुल देश। अगला है, राज्य के विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो 5% से जो है वह राज्य में विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। भारत में संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? तो धर्मनिरपेक्ष जो है वह भारत देश है। किस राज्य में सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? तो लोकतंत्र में जो है सबसे बेहतर मानी जाती है। अगला, भारत में लोकतांत्रिक सरकार कितने अंग है? तो लोकतंत्र सरकार के जो है वह 3 अंग है। तो लोकतंत्र सरकार के 3 अंग है, ये जरूर से याद रखिएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला है, भारतीय जनता पार्टी मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है इसका सिद्धांत है बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी 22 भाषाओं को भारतीय संविधान को किस अनुसूची में रखा गया? तो 22 भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। धार्मिक आधार पर देश को सांप्रदायिक का दूसरा रूप कहा जाता है। तो राजनीतिक संप्रदाय का दूसरा रूप है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो अक्टूबर 2005 को जो है सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। अगला है, राष्ट्र उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्र उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, जिस देश
जिसकी प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह क्या कहलाते हैं? तो विकसित देश। प्रति व्यक्ति आय जिसका अधिक होता है उसे हम लोग विकसित देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते थे। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और प्राथमिक कृषि प्राथमिक उद्योग का प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि के क्षेत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो जो है प्रति व्यक्ति आय पर भी और औसत साक्षरता दर और लोगों के स्वास्थ्य पर भी जो है वह किसी देश के आधार का विकास का आधार का निर्धारित किया जाता है। इनमें से सभी हो जाएगा। क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। अगला, ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऋण का जो अनियमित स्रोत जो है वो व्यापारी और साहूकार है। व्यापारी और साहूकार जो है ए नंबर ऑप्शन जो है ऋण का अनियमित स्रोत है। अगला, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा जारी करता है। निम्न में से किस को वैश्वीकरण का सबसे कम लाभ हुआ है? तो किसी क्षेत्र को जो है वैश्वीकरण का सबसे कम लाभ हुआ है। घरेलू अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ने क्या कहलाता है? तो वैश्वीकरण कहलाता है। घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ने का काम जो है वह वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का जो है यह आपका परिभाषा है। काली मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो काली मृदा को आप लोग जानते होंगे रेगड़ सी नंबर जो है वो हम लोग रेगड़ मृदा से जानते हैं। अगला, भारत में कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है? तो 27% जो है वह पठारी भाग है। अगला क्वेश्चन की बात करें 33, मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य अमेरिका में, अफ्रीका नहीं, मध्य अमेरिका में जो है मेल्पा के नाम से जाना जाता है। सुनहरा रेशा किस फसल को कहते हैं? तो सुनहरा रेशा को हम लोग जूट फसल कहा जाता है। अगला, किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है? तो आधुनिक भारत के मंदिर है ये जो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर से याद रखिएगा। अगला, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य? तो उस उड़ीसा का उड़ीसा जो है वो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? तो जूट उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। सरिस्का वन्य अभयारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य। निम्न में परिवहन के प्रकार कौन है? तो स्थल परिवहन भी होगा, जल परिवहन भी, वायु परिवहन, यानी कि उपरोक्त सभी। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था? तो 1960 में जो है सीमा सड़क संगठन वह बनाया गया था। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए सब्जेक्टिव। गहन कृषि क्या है? तो गहन कृषि या सघन कृषि हम लोग जीविका का एक प्रकार होता है जिसमें भूमि को अधिक संख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। श्रम साध्य कृषि है जहां उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशकों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यानी कि गहन कृषि हम लोग जीविका उपार्जन के लिए कृषि करते हैं, उसी को गहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में लिख सकते हैं कृषि। बाद में कृषि आधारित प्रमुख उद्योग जो होता है वह होता है चीनी उद्योग, सूती उद्योग, वनस्पति उद्योग, रबर और दुग्ध व्यवसाय। बहुत सा उद्योग है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।